हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि 10 सालों के बाद जब ज़ेंगडोंग को दिखाते हैं तो उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसके मार्शल आर्ट के छोड़ने के बाद अब वो वांटेड लिस्ट में मौजूद चोरों को पकड़कर उनके इनाम के पैसों से अपने मास्टर को ढूंढ रहा था। तभी एक दिन उसे एक बड़े नामी धामी बंदे के मरने की इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया जाता है। इन्वेस्टिगेट करते हुए उसे पता लगता है कि वो मिस्टर हो और कोई नहीं बल्कि उसके छुपे हुए मास्टर है, जिन्हें की एक जानने वाला काफी बेरहमी से मारकर चला गया। उसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान ज़ेंगडोंग की मुलाकात और किसी से नहीं बल्कि अपने जूनियर ब्रदर से होती है। इसके बाद वो दोनों डिसाइबल मिलकर अपने मास्टर को दफनाते हैं। हालांकि दोनों को ही अपने मास्टर पर गुस्सा आ रहा था उनकी हरकतों की वजह से। दूसरी तरफ टियान हाओ के मरने की खबर सातों मार्शल आर्ट स्कूल्स में पहुंच चुकी थी, जिससे वो लोग भी खुश नहीं थे क्योंकि उन लोगों को टियान हाओ को खुद अपने हाथों से सजा देनी थी। हमें असैसिन गोंगसुन को दिखाते हैं जिसे एक बंदा पकड़ने आता है और वो उसे अपने साथ ट्रैप करके ले जा रहा था और उसे रोकने के लिए वहाँ जियो की एंट्री हो जाती है, जो कि अभी जिया के कैरेक्टर में है। जिया शान खुद गोंगसुन को अपने साथ अपने सेक ले जाना चाहती थी, इसीलिए फिर स्काई और उसके बीच में जबरदस्त फाइट होने लग जाती है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि लड़ते लड़ते वो दोनों आमने सामने आ गए थे, जिसे देखकर स्काई लड़ाई को वहीं रोकने का डिसाइड करता है। ये कहते हुए वो बड़ी तेजी से वहाँ से निकल जाता है कि मुझे सक में और भी काम है, तुमसे लड़ाई मैं बाद में करूंगा। उसके जाने के बाद हमें जियाशान को दिखाते हैं। उसके हाथ पर घाव बन गया था। वो समझ जाती है कि ये बंदा बहुत तेजी से इम्प्रूव कर रहा है और अब उसे भी बहुत तेजी से इम्प्रूव करना होगा। तभी उसकी नजर उस पक्षी पर पड़ती है जिसे ऑरा रिलीज करने की वजह से उन दोनों ने ही घायल कर दिया था। तो वो फिर से अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके उस पक्षी को हील कर देती है। इसका मतलब वो दिल की काफी अच्छी है। दूसरी तरफ हमें ज़ेंगडोंग को दिखाते हैं। भाई साहब अभी भी मूर्ति बने हुए थे और उसके सामने जो अभी भी अपना दुखड़ा रो रहा था, ये कहते हुए कि सीनियर ब्रदर आपको पता है क्यूतोंग को गए हुए 10 साल हो चुके हैं। उसने कहा था कि वो 10 सालों बाद मुझसे मिलेगी, मुझे तो लगता है कि वो आज ही आ जाएगी। ज़ेंगडोंग कहता है कि मेरे भाई मेरा एक्सपीरियंस है, लड़कियों पर ज्यादा भरोसा मत कर, तो दूसरे क्या करेंगे वो डिसाइड नहीं कर सकता। वैसे वो सब छोड़ और ये बता कि तुझे मास्टर ने जो टेक्निक सिखाई थी उसका नाम क्या है। बड़े दुख के साथ वो बंदा बताता है कि वर्क हार्ड। ये अजीब सा नाम सुनकर तो ज़ेंगडोंग को यकीन हो जाता है कि ये उसके मास्टर ही हैं, जो अजीब अजीब सी टेक्निक इन्वेंट करते रहते हैं। वो तो उससे पूछ रहा था कि आखिर इस टेक्निक को यूज कैसे करते हैं। जू शिख्यान बताता है कि मास्टर ने ये टेक्निक मुझे सिखाई थी बाकी सारे मार्शल आर्ट को ब्लॉक करने के लिए। मुझे तो लगता है कि मास्टर ने ये बेस्ट टेक्निक इन्वेंट की है, अगर इसका इस्तेमाल करे ना तो बाकी सारे मार्शल आर्ट फेल है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता। ये बोलते हुए वो पेंटिंग स्टार्ट कर चुका था। कहता है कि बस ह्यूमन बॉडी के मेरिडियंस को फॉलो करना है, बॉडी में मौजूद एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को प्रेस करना है जिससे ब्लड फ्लो रुक जाता है और बॉडी थोड़ी देर के लिए स्टैचू बन जाती है ना। ये कमाल की टेक्निक, मुझे इसे सीखने में 10 साल लगे थे। उसकी बातें सुनकर तो ज़ेंगडोंग का सर फट रहा था। वो कहता है कि मेरे भाई मुझे लगता है कि तुझे बाकी के स्कूल्स में जाकर मार्शल आर्ट सीखना चाहिए, तब तुझे पता लगेगा कि आखिर मार्शल आर्ट होती क्या है। क्योंकि ज़ेंगडोंग को पता था कि एक छोटी सी ट्रिक सिखाने के लिए मास्टर ने इसके 10 साल बर्बाद कर दिए। दूसरी तरफ ये बंदा कहता है कि ब्रदर मुझे मार्शल आर्ट सीखने की क्या जरूरत है, जब मास्टर मुझे सिखा रहे थे तो मैं इसे डेली अपने दिमाग में प्रैक्टिस कर रहा था और अब मुझे सारी मार्शल आर्ट आती है क्योंकि मैं अभी भी डेली अपने माइंड में उनकी प्रैक्टिस करता रहता हूँ। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये सुनकर ज़ेंगडोंग भी लाइक मुझे तेरे दिमाग के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। वैसे मूर्ति बनते बनते अब जनाब थक चुके थे, इसलिए वो अपने जूनियर ब्रदर से कहते हैं कि काम करो मेरे एक्यू पॉइंट्स को ओपन करो। पर वो बंदा तो काफी कैजुअली ड्राइंग करते हुए कहता है कि सीनियर ब्रदर मैंने तो ओपन करना सीखा ही नहीं। ज़ेंगडोंग के तो तोते उड़ जाते हैं। वो कहता है कि क्या मैं सारी जिंदगी ऐसी रहने वाला हूँ। वो तो कहता है कि नहीं बिग ब्रो, जितना ज्यादा पावरफुल बंदा होगा उतनी जल्दी इस लॉक से बाहर आ जाएगा। इतना सुना था कि ज़ेंगडोंग अपनी स्पिरिचुअल पावर रिलीज करता है और इस सील से बाहर आ जाता है। एक्यू पॉइंट्स को ओपन करने के बाद वो तो बहुत ज्यादा फ्लेक्स कर रहा था कि देखा मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। इधर जू ने उस पर ध्यान नहीं दिया था, बल्कि वो तो अपने बड़े भाई को अपनी बनाई हुई पेंटिंग दिखाता है, ये कहते हुए कि देखो मैं 10 साल से ये पेंटिंग बना रहा हूँ। ये कछुए और क्रेन की पेंटिंग मैंने बहुत शिद्दत से बनाई है, सिर्फ क्यूतोंग को इम्प्रेस करने के लिए। लेकिन फिर अपनी बात कंप्लीट करने के बाद जब वो ज़ेंगडोंग को देखता है कि वो रिलीज हो गया तो कहता है कि बिग ब्रो आपने खुद को कैसे छुड़ाया। पर ज़ेंगडोंग तो उसकी बातों को इग्नोर करके उसकी पेंटिंग को देख रहा था, ये कहते हुए कि तुम्हारी पेंटिंग में तो सिर्फ कछुए कछुए नजर आ रहे हैं, क्रेन कहाँ है। वो बहुत ही मासूमियत के साथ कहता है कि वो तो मैं बनाना भूल गया। ज़ेंगडोंग भी लाइक फिर इसको क्रेन और कछुए की पेंटिंग क्यों बोल रहे हो, डायरेक्ट बोलो ना कि कछुए की पेंटिंग है। अब अपनी बात को जस्टिफाई करने के लिए जू वहाँ पर एक छोटे से बतख को बनाकर कहता है कि ये रहा क्रेन। उसकी ऐसी हरकतों को देखने के बाद ज़ेंगडोंग भी लाइक अब समझ आ रहा है कि क्यूतोंग तुझे छोड़ के क्यों गई है। उससे तो लग रहा था कि आज उसकी लवर उसके पास वापस आ जाएगी, इसलिए सारा दिन लगाकर उस पेंटिंग को कंप्लीट करता है, 1000 तरीके की डिशेस बनाता है। और जब पूरा दिन गुजर जाता है वेट करते करते तो फाइनली वो अपने ब्रश को फेंक कर रोते रोते अपने ब्रदर से शिकायत करा था कि ब्रदर आपको पता है लगता है वो नहीं आएगी, वो मुझे भूल गई है। मैंने 1000 से भी ज्यादा डिशेस, डेजर्ट्स और पता नहीं क्या क्या तैयार किया है, यहाँ तक कि वो कल्टीवेट करके आ रही है, इसलिए मैंने उसके लिए 100 से भी ज्यादा स्पिरिचुअल हर्ब्स कलेक्ट करके रखे हुए हैं, लेकिन उसे देखो वो तो आई नहीं, सब कुछ वेस्ट हो गया। ज़ेंगडोंग उसका दुखड़ा सुनते हुए वहाँ पर मौजूद सारा प्रिपेयर किया हुआ खाना खा रहा था। अब हमारा मोटू थक कर फाइनली अपने मास्टर को याद करते हुए कहता है कि मास्टर आप कहाँ चले गए, एटलीस्ट 10 दिन रुक जाते, उसका पता बता कर जाते, आपके बिना मैं उसे कैसे ढूंढूंगा। उसका सारा रोना सुनने के बाद ज़ेंगडोंग उसे ऑफर करता है कि क्यों ना मोटू मैं तेरी बंदी को ढूंढने में तेरी हेल्प करूं। वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ये कहते हुए कि सीनियर ब्रदर आप सच में
उसे ढूंढने में मेरी हेल्प कर सकते हैं? जेंदोंग भी लाइक हाँ, बंदे ढूंढने में मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, पर बदले में मुझे भी तेरी हेल्प चाहिए। तुझे मास्टर के कातिल को ढूंढने में मेरी मदद करनी होगी। वो तो फुल टू रेडी था। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जहाँ जेंदोंग निकलने की तैयारी कर रहा था। तभी वहाँ पर फिर से रेड कारपेट बिछाया जाता है और महाराज जू शिक्यान वहाँ पर हाजिर हो जाते हैं। उसकी इस ग्रैंड एंट्री को देखने के बाद जेंदोंग का मुंह बन जाता है। वो कहता है कि मोटू, क्या तू हर चीज इतना रॉयल बनाना बंद करेगा? देखकर उल्टी होती है। और ये बंदा इसे कॉम्प्लीमेंट की तरह लेते हुए कहता है कि इसका मतलब कोई तुमको भी उल्टी होगी, क्योंकि ये सारी प्रिपरेशन तो मैं उसी के लिए कर रहा हूँ। इतने सालों से मैं इनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि उसके लिए सारी चीजें अच्छे से अरेंज कर सकूं। लौंडा पूरा प्यार में पगलाया हुआ है। जेंदोंग बताता है कि लड़कियों को ये चीजें अच्छी नहीं लगती, उन्हें तो मैनली बॉयज पसंद आते हैं जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करे, और ऐसे ऐसे करके बहुत सारी लंबी लिस्ट पकड़ाता है उसे। जेंदोंग की बातें सुनने के बाद जू शिक्यान भी लाइक, सीनियर ब्रदर, क्या आप मुझे लड़कियों के बारे में बता सकते हैं और ज्यादा अच्छे से? मैं आपसे टिप्स और क्लासेस लूंगा ताकि मैं इसमें परफेक्ट हो सकूं। नेकी और पूछ पूछ, जैसा जूनियर वैसा सीनियर मान जाता है सिखाने के लिए। और फिर कहता है कि सबसे पहले तुझे शुरुआत करनी होगी अपनी रॉयल्टी छोड़ने से। और फिर एक जोरदार किक मारकर उसे अपनी पीठ पर सवार कर लेता है, लेकिन उसका वजन इतना ज्यादा था कि खुद ही पिचक कर नीचे गिर गया था। अब उसकी हालत देखने के बाद जू को खुद पर शर्म आ रही थी, इसलिए वो कहता है कि सॉरी ब्रदर, मेरा वजन ना थोड़ा बीच का है, आई मीन थोड़ा सा बढ़ गया है। वो तो कहता है थोड़ा नहीं, तू फूल फूल के कद्दू बन चुका है, थोड़ा अपने खाने पीने पर कंट्रोल कर। और फिर वो उसे कह रहा था, तुम्हें सीट बेल्ट दिख रही होगी ना, उसे बांध लो, अब हम रवाना होने वाले हैं। तभी हमारा हीरो अपनी पूरी तरह से स्पिरिचुअल पावर रिलीज करके तैयार हो जाता है। लोग उसे देखते रह जाते हैं और वो गोली की स्पीड से वहाँ से 9 तो 11 हो चुका था। वो इतना स्पीड में आगे बढ़ रहा था कि बेचारे जू के लिए तो थोड़ी देर के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया था। वो तो आजू बाजू टेढ़ा मेढ़ा हर तरह से घूमे जा रहा था। जेंगडोंग की स्पीड की वजह से उसे दिन में तारे नजर आ जाते हैं, पर फिर थोड़ी देर के बाद वो जेंगडोंग की स्पीड के साथ आसपास के सिनेरियो को बहुत अच्छे से एंजॉय करने लगा था। हर चीज उसे काफी ज्यादा मनमोहक लग रही थी। वहीं उसे एंजॉय करता देखकर हमारा जेंगडोंग और भी अच्छी खासी वादियों से उसे लेकर जा रहा था, अपनी स्पीड को और फास्ट करते हुए, ताकि वो इस मोमेंट को और ज्यादा एंजॉय कर सके। ये सीन सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। अगर आपको एंजॉय करना है तो मैं इसकी रील अपलोड कर दूंगी, ओके? अगर चाहिए तो कमेंट करना होगा। यहाँ वो दोनों सफर में आगे बढ़ रहे थे कि तभी जू अपने सीनियर ब्रदर से सवाल करता है कि आखिर आप क्योदोंग को ढूंढोगे कैसे? जेंगडोंग का कहना था कि बहुत आसान है, सबसे पहले हमें लो फैमिली जाना होगा और वहाँ जाने के बाद तुम्हें सबसे पहले क्योदोंग को डिवोर्स देना होगा। ये सुनकर तो बेचारे के होश उड़ जाते हैं कि ब्रो, बंदी दिलवाने जा रहे हो कि छुड़वाने जा रहे हो? और फिर फाइनली पूरे दिन के सफर के बाद हमें शाम को दिखाते हैं उसकी हालत इतनी ज्यादा खस्ता हो चुकी थी कि वो तो वॉमिट करना शुरू कर देता है। बेचारे को मोशन सिकनेस हो गया था। अब जेंगडोंग प्लेन की तरह उड़ रहा था तो बेचारे को तो होना ही था। हमारा जेंगडोंग उसे दिलासा देते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, उल्टी करते रहो, एक दिन तुम्हें आदत पड़ जाएगी। और जू शिक्यान भी लाइक, सीनियर ब्रदर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसका क्योदोंग को ढूंढने से क्या लेना देना है। आखिर आप क्यों चाहते हैं कि मैं उससे डाइवोर्स दूं? ये बोलकर फिर से वॉमिट करना शुरू कर देता है। और जेंगडोंग उसे समझा रहा था कि अगर तुम उसे डाइवोर्स दोगे तो अगर वो तुमसे छुप रही हुई तो फिर तुमसे छुपने की कोई और वजह बचेगी नहीं ना, तो सामने आ जाएगी। हालांकि बेचारी की कोई गलती है नहीं, अगर मेरी भी शादी तुमसे हो रही होती तो मैं जरूर छुप रहा होता। जू तो यही सोच रहा था कि कौन से दुश्मन से पाला पड़ा है उसका। और हमारा हीरो भी लाइक, ये आसान तरीका है ना उसे ढूंढने का, मैंने तो कहा था। पर जू को बुरा इस बात का लग रहा था कि उसे ढूंढने के चक्कर में मुझे उसे डाइवोर्स देना पड़ रहा है ना, वो मेरी और बीवी नहीं रहेगी। ऐसे भी उसे ढूंढने का क्या फायदा? अगर वो वापस आकर मुझसे शादी करने से मना कर दे तो मैं तो उसे वैसे भी खो दूंगा ना। पर अब तो उसकी बातों से जेंगडोंग का सब्र जवाब दे जाता है। वो तो उस पर चढ़ते हुए कहता है कि इससे ज्यादा यूजलेस ये नहीं है कि तुम उसके हस्बैंड हो। मुझे तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि बेचारी की क्या मजबूरी रही होगी जो उसने उस वक्त तुमसे शादी की। अपना साइज देखो, अगर वो तुमसे एडमायर हो भी तो क्या चीज देखकर होगी। अब ये सुनकर तो बेचारे को मोटिवेशन मिल जाती है। वो तो कहता है कि सीनियर ब्रदर, आप सही कह रहे हैं, मुझे मार्शल आर्ट सीखना होगा, स्ट्रॉन्ग होना होगा। उसके लिए हमारा हीरो भी उसे इक्वली मोटिवेट कर रहा था कि सही सोचा, चलो मैं सिखाता हूँ तुम्हें। और फिर वो दोनों बात कर ही रहे थे कि पीछे से एक सांड जैसा दिखने वाला बंदा आकर उनका रास्ता रोक लेता है। डर के मारे तो उनकी हालत खराब हो जाती है। और वो बंदा उन दोनों पर चढ़ते हुए कह रहा था कि ये इलाका मेरा है, अगर तुम्हें इस रोड से गुजरना है तो ये सड़कें खरीदनी होंगी। उसकी बातें सुनकर तो जू को हंसी आ जाती है। वो तो कहता है कि सर, आप बहुत ज्यादा रूड हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये सड़क सरकार ने बनाई है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो इस वजह से ये आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। और रहा सवाल इन पेड़ों का, तो ये तो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो क्या आपने इन पेड़ों को अपने पैदा होने से पहले लगाया था? वो बंदा तो फुल टू कंफ्यूज रह जाता है। पर जू दिल का बहुत ज्यादा साफ था, इसलिए वो अपनी पोटली में से एक तेल निकाल कर उसे ऑफर करते हुए कहता है कि मैं आपका नुकसान नहीं करूंगा, इसलिए आप ये रख लीजिए, मैं बहुत दिलदार हूँ। पर वो पैसे देखकर मानने की बजाय ये बंदा तो उसकी पोटली पर ही नजर मारने लग गया था, जो चीज जेंगडोंग अच्छे से भाप लेता है। तो जब वो बंदा अपने स्वॉर्ड से जू पर हमला करने वाला था तो उसने जू को पीछे खींच लिया था, जिससे ये अटैक डॉज हो जाता है। अब ये देखकर तो उस बंदे को गुस्सा आने लग गया था, तो वो अपने साथी को बुला लेता है वहाँ पर आवाज लगाकर। उसका साथी राउंडेड ब्लेड के साथ वहाँ पर हाजिर हो चुका था, जो देखने से ही काफी खूंखार लग रहा था। उसे देखते ही जेंगडोंग उसे पहचान जाता है। वो बताता है कि ये ताओहाओ माउंटेन का सबसे बड़ा लुटेरा जैकी है और उसका साथी ये गेंडे जैसा दिखने वाला बंदा बादाओ ज़ेनशियांग। जेंगडोंग को उन दोनों के बारे में इतना पता देखकर वो बंदा खुश हो जाता है और फिर अपने साथी से कहता है कि ये तो हमारे बारे में अच्छे से जानता है, यानी इसे मारने में और मजा आएगा। पता लगता है कि इन लोगों की तो 20 लोगों का ग्रुप था और ये लोग भी जेंगडोंग को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो
वो अपने वेपन से इसे डराते हुए कहते हैं कि हम हमारे 18 भाइयों का बदला आज तुझसे लेंगे। क्या सही जगह पर मुलाकात हुई है तुझसे। और फिर वो दोनों अपने अपने वेपन के साथ स्पिरिचुअल पावर रिलीज करके हमला करने को तैयार हो जाते हैं। यहाँ ज़ेंगडोंग भी अपने निशाने लगाने वाले मशीन के साथ रेडी था। जैसे ही वो दोनों नमूने अपना वेपन लेकर उसके पास आते हैं, ज़ेंगडोंग एक छलांग लगाते हुए हवा में पहुंच जाता है। उसने ज़ू को अपनी पीठ पर सवार कर लिया था और हवा में जाते ही वो दोनों एरो शूट कर देता है। उन दोनों ने ही आर्मर पहना हुआ था, जिसकी वजह से ज़ेंगडोंग के ये एरोस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। उसे तो गुस्सा आ रहा था और ये दोनों भी उसे धमकाते हुए कहते हैं कि बच्चे, आज तेरे इस झुनझुने वाले खिलौने को तोड़ देंगे, जिससे तेरी सारी की सारी हेकड़ी यही निकल जाएगी। वो दोनों ही अपनी स्वॉर्ड स्किल्स और मार्शल आर्ट का यूज कर रहे थे। उन दोनों में से एक का अटैक ऑलमोस्ट ज़ू को हिट होने ही वाला था, जिसे ज़ेंगडोंग ने डॉज करवा लिया था। वो खुद के साथ साथ ज़ू को भी प्रोटेक्ट करा था, जिसकी वजह से उसके लिए ये फाइट और ज्यादा हार्ड हो जाती है। अब तक उस बंदे ने ज़ेंगडोंग को रोकने के लिए हिडन वेपन्स का यूज करना शुरू कर दिया था, जिसे देखकर तो उसे और ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है। ज़ेंगडोंग को समझ आ गया था कि फिलहाल के लिए फाइट को कंटिन्यू करना बेवकूफी होगी, तो वो वहाँ से भागने की तैयारी करा था। पीछे से ये बंदा जोर जोर से उन पर चिल्लाकर अपना गुस्सा निकालने लग जाता है। जैकी ने अपने राउंडेड वेपन को उसकी तरफ थ्रो कर दिया था, जो कि ज़ू को ऑलमोस्ट हिट होने ही वाला था, पर ये वाला भी अटैक ज़ेंगडोंग ने काफी आराम से डॉज करवा लिया था और अब वो अपनी स्पीड का यूज करके वहाँ से स्किप कर जाता है। क्लिफ के एजेस पर पहुंचने के बाद उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई उसका पीछा नहीं करा और ये चीज काफी ज्यादा सस्पिशियस थी। पर तभी जैकी पीछे माउंटेन से उसके ऊपर अपने वेपन को थ्रो कर देता है। उसका डिटैचेबल राउंडेड वेपन पहले तो ज़ू को टारगेट कर रहा था और फिर वापस रिवर्स होकर ज़ेंगडोंग को। ये बंदा अपनी स्वॉर्ड स्किल में सच में काफी ज्यादा कमाल का था। यहाँ पर ज़ू को उसका वेपन देखकर याद आता है कि मास्टर ने एक बार उसे मून डबल ब्लेड के बारे में सिखाया था। उस टेक्निक को याद करते ही वो समझ आता है कि मास्टर ने उसे इस वेपन से बचने के तरीके भी सिखाए थे, जिसे वो याद करते हुए ज़ेंगडोंग को बताने लगता है। तो जैसे जैसे जैकी उन पर हमला कर रहा था, ज़ू हमारे ज़ेंगडोंग को इंस्ट्रक्शन देने लगता है कि उसे कब जंप करना है, कब लेफ्ट जाना है, कब राइट जाना है, और वो उसकी बातों को फॉलो करने लग गया था। जिससे ऐसा करते हुए वो लोग काफी देर तक उस बंदे के अटैक्स को डॉज करते जा रहे थे और वो पैनिक करने लग जाता है। इन दोनों की जोड़ी मिलकर तो कमाल मचा रही थी, इसीलिए वो ध्यान भी नहीं देता और वो बंदा अटैक करते हुए ज़ू के काफी पास पहुंच जाता है। बस फिर क्या था, ज़ू इस मौके का अच्छा फायदा उठाते हुए उसके भी मेरिडियंस को लॉक कर चुका था। अब उसे पुतला बनाने के बाद ये दोनों वहाँ से बड़े आराम से स्किप कर चुके थे। वैसे भागते भागते ज़ेंगडोंग को अभी तक पता नहीं लगा था कि वो बंदा उनका पीछा छोड़ चुका है। वो तो पूछा था कि जूनियर अब आगे मुझे क्या करना है, पर वो तो कहता है कि सीनियर ब्रदर अब आपको भागने की जरूरत नहीं, मैंने उस बंदे को फ्रीज कर दिया। अब तो हमारा हीरो अपने जूनियर से और भी ज्यादा इम्प्रेस हो चुका था। वो कहता है कि आखिर तुमने इसे फ्रीज कैसे किया, तो कमाल का है भाई। ज़ेंगडोंग को जैकी का वो मून ब्लेड चाहिए था, जिसके लिए वो अपनी जान लगाकर उसके हाथ से वो वेपन खींचने लगता है, जो कि वो देना नहीं चाहता था। फिर भी ज़ेंगडोंग ने उसके हाथ से वो वेपन ले लिया था और अब उसे धमकाते हुए कहता है कि मैं तुझे जान से मार दूंगा, सोच रहा हूँ कि क्यों ना तेरी गर्दन उड़ा दूं या फिर तेरे हाथ अलग कर दूं। वो तो शायद उस पर हमला कर भी देता, पर यहाँ पर ज़ू से रोक देता है, ये कहते हुए कि ब्रो क्या कर रहे हो। ज़ेंगडोंग भी ज्यादा कुछ नहीं, बस काट कर इसका हाथ अलग कर रहा हूँ, ये बोलकर दोबारा हमला करने लग जाता है। पर ज़ू ने इस बार उसके अटैक को बहुत ही मुश्किल से रोका था और वो कहता है कि ब्रो शायद आप भूल रहे हैं कि ये मरा नहीं है, जिंदा है, बस फ्रीज हुआ है। अगर आप जिंदा इंसान के हाथ को काटोगे तो ये तो क्रोल हो जाएगा ना। पर ज़ेंगडोंग का कहना था कि तुम जानते हो ये कितना बड़ा लुटेरा है, इसके ऊपर 3000 टेल्स का इनाम है। पर पैसों को लेकर ज़ू को कहाँ कोई प्रॉब्लम होनी थी। वो तो कहता है कि ब्रो उससे ज्यादा तो मेरे पॉकेट में है, अगर आपको चाहिए तो मुझसे मांग लेना। तो इस बात पर तो ज़ेंगडोंग की बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि पैसों की पोटली लेकर तो ये खुद ही चल रहा था। अब इसके सामने पैसों की बात क्या ही करना। तो वो कहता है कि मुझे ऐसे अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद बिल्कुल पसंद नहीं आती। बातों में उन्होंने काफी ज्यादा टाइम वेस्ट कर दिया था। तो यहाँ पर ज़ू चिल्लाते हुए कहता है कि बिग ब्रो भागो यहाँ से, क्योंकि वो गेंडा अपने वेपन के साथ उनके पास पहुंच गया था। वो तो उन पर हमला करना शुरू कर देता है। ज़ेंगडोंग ज़ू से पूछ रहा था कि क्या तुमने इसकी स्वॉर्ड आर्ट को कहीं पर देखा है। वो तो कहता है कि नहीं ब्रो, अब तो भागना ही पड़ेगा। ज़ेंगडोंग अपनी फिर से स्पीड का यूज करके वहाँ से रवाना हो चुका था और इस गधे को ये यकीन नहीं होता कि आखिर ये लड़का कितना तेज है। 200 किलो के बोरे को अपने कंधे पर लेकर इतनी तेज कैसे भाग सकता है। पर उन दोनों से ज्यादा गुस्सा उसे अपने भाई पर आ रहा था कि बे तूने इसे जाने कैसे दिया। पर फिर उसे देखने को मिलता है कि उसका भाई तो फूट फूट के रो रहा है, क्योंकि उससे हिला भी नहीं जा रहा था। और उसके भाई की काफी ज्यादा बेइज्जती हो चुकी थी, क्योंकि ऐसे फ्रीज होने की वजह से उसकी पैंट गीली हो जाती है। तो रास्ते में जाते हुए वो सांड अपने भाई से कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारा एवेंज लूं, चिंता मत करो, मैं इसके बारे में गाँव में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगा। उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट हो चुकी थी, तो ना चाहते हुए भी उसे ये सारी बातें सुननी पड़ती है। वो दोनों चोर वापस जा रहे थे कि तभी उनकी नजर सामने से आ रही जिएशेन पे पड़ती है, जो कि उन दोनों को कह रही थी कि तियानहाई माउंटेन के तो फेमस चोर। मुझे नहीं पता था कि ये माउंटेन पूरी तरह से इविल से भरा हुआ है, हर कदम पर नए नए लोगों से मुलाकात हो रही है। ये दोनों चोर भी समझ जाते हैं कि ये लड़की उन्हें मारने आई है। इन्हें अब तक पता लग चुका था कि ये लड़का नहीं बल्कि लड़की है, जो कि टॉमबॉय बनी घूम रही है। उन्हें तो लग रहा था कि ये उनसे कमजोर होगी, ये बड़े आराम से उसे हरा देंगे। तो जब जैकी अपने मून ब्लेड का यूज करता है, ये बंदी बड़े आराम से अपने स्वॉर्ड के हैंडल से उसके मून ब्लेड को पकड़ लेती है।
वो भी उसके काफी पास आ चुका था। वो काफी अच्छे से जैकी के वेपन को कंट्रोल करते हुए उसे जमीन में धंसा चुकी थी। उसके अटैक्स इतने ज्यादा कूल थे कि वो किक करके ही उसके वेपन को उसकी तरफ रिवर्स कर देती है, जो ऑलमोस्ट उसे हिट होने ही वाला था। इस लड़की को मून ब्लेड चलाने के लिए ब्लेड हैंडल्स की भी जरूरत नहीं है। वहीं जब दूसरा वाला बंदा उस पर हमला करता है तो वो स्वॉर्ड को काफी आराम से डॉज कर चुकी थी और फिर उसके चिक्स को पकड़कर उसे जमीन पर दे मारती है। उसने तो उसके दाढ़ी के काफी बाल भी खींच लिए थे, जिससे उन दोनों का ही गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है और वो फिर से अपने अपने वेपन के साथ एक साथ उस पर हमला कर देते हैं। पर जिया शैन इतनी ज्यादा कूल थी कि ना तो वो अपनी जगह से हिलती है और ना ही उनके अटैक्स को डॉज करती है, बल्कि अपना वेपन निकालकर दोनों का ही खेल एक साथ खत्म कर देती है। उसका अटैक सच में काफी ज्यादा कमाल का था। उसने एक ही स्लैश से उन दोनों को ही ढेर कर दिया था। दूसरी तरफ जू को दिखाते हैं, जो कि जेंगडोंग के फिर से तेजी से भागने की वजह से मोशन सिकनेस का शिकार हो चुका था। ये बंदा उसे उल्टियां करवा करवा के मार देगा। वो तो जेंगडोंग से कह रहा था कि ब्रो अब मेरी और हिम्मत नहीं उल्टी करने की, प्लीज और मत भागना, आज के लिए मुझे आराम चाहिए। वो तो शिकायत करते हुए कह रहा था कि इस बार तो आप पिछली बार से भी ज्यादा तेज भागे, मेरा तो पूरा ऊर्जा पुर्जा हिल चुका है। उसकी ऐसी हालत देखने के बाद जेंगडोंग को सच में बुरा लग रहा था। वो कहता है कि जूनियर ब्रदर मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ गए। अब तो जू को अपने एंसेस्टर लैंड वापस जाना था। तो उसकी बातें सुनने के बाद जेंगडोंग उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि क्या बच्चों जैसी इज्जत लगा के रखिए, अपने सामने देखो कितना ब्यूटीफुल नजारा है। सिटी में लैंटर्न फेस्टिवल एंजॉय किया जा रहा था, चारों तरफ फायरवर्क्स हो रहे थे। ये नजारा काफी ज्यादा हेवनली था, जिसे देखकर वो भी थोड़ी देर के लिए खो जाता है। जेंगडोंग इस सिटी को जू से इंट्रोड्यूस करते हुए बताता है कि ये वेस्टर्न ईस्ट का सबसे नंबर 1 शहर है। तुम्हें यहाँ पर दुनिया की सबसे अच्छी गोल्डन केव्स देखने को मिलेंगी। ये तांग के सबसे 4 फेमस सिटीज में से नंबर 1 पर आता है। इस सिटी को यांगजाओ सिटी कहते हैं। तुम्हें यहाँ पर हर वो चीज देखने को मिलेगी जो कि यंगस्टर को पसंद आती है, इसलिए तुम्हें यहाँ पर बहुत मजा आने वाला है। मैं तुम्हें एक खास जगह पर लेकर जाने वाला हूँ। आई एम श्योर तुम वो जगह बहुत एंजॉय करोगे। वो तो खुश हो जाता है कि पता नहीं उसके सीनियर ब्रदर उसे कहाँ ले जाएंगे। वो उस जगह का नाम बताता है तो उसकी भी आंखें चमक उठती हैं, हेयर पिन ब्रोथल। जहाँ एंट्रेंस पर पहुँचने के बाद उसे 2 लड़कियाँ रोक लेती हैं, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, पिछली बार के शराब का पैसा तो दिया ही नहीं, अब दोबारा एंट्री नहीं मिलेगी। जू हैरान था कि उसके सीनियर ब्रदर की रेपुटेशन कितनी ज्यादा खराब है। तभी जेंगडोंग बिना जू की परमिशन के उसकी पोटली में से एक सिल्वर टो निकालकर उन दोनों लड़कियों को पकड़ा देता है, जिससे वो खुश हो जाती हैं और फिर से उसका स्वागत करते हुए उसे अंदर ले जाती है। अंदर जाते हुए जेंगडोंग उसे कह रहा था कि आज की वाइन तुम्हें मैं पिलाऊंगा, जबकि पैसे तो वो जू से ले रहा था। हमारे इनोसेंट जू ने इस तरीके की जगह पहली बार देखी थी, तो वो तो बड़ी हैरानी के साथ अपनी आसपास की चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था। वहाँ की एक डांसर लड़की उसे तो अप्सरा लग रही थी, जिसकी डांस में वो इतना ज्यादा खो जाता है कि उसको इल्यूजन होना शुरू हो चुका था कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ क्योतोंग है। जू को एहसास भी नहीं होता कि वो इल्यूजन में चला गया। उसे लग रहा था कि यही रियलिटी है। वो उस लड़की से भी कह रहा था कि तुम और कोई नहीं बल्कि मेरी क्योतोंग हो। फाइनली मुझे क्योतोंग मिल गई। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो चुका था अपनी क्योतोंग से मिलने के लिए। और इसी सीन के साथ हमारी इस वाली सीरीज का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही हाइप करना ना भूलना। इसके आगे के एपिसोड आने तक बाय बाय, टाटा, टेक केयर।